अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए और भी कई राज्यों में हुए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बम्पर जीत मिली और बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उनको मुख्यमंत्री चुन लिया गया। अब चुनाव जीतने और उनके मुख्यमंत्री बनने के बीच की जो समयावधि है, जो टाइम फ्रेम है, उस दौरान उनके पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि एक इतने बड़े आदमी के करीबी शख्स की इस तरह बीच सड़क पर गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी जाए, और वो भी ऐसे नाजुक मौके पर जब सरकार बदल रही हो, तो मामला अपने आप में संगीन हो जाता है। इसे लेकर बहुत सारी राजनीतिक छिटाकशी का भी दौर चला, लेकिन पुलिस इन सब से अलग इस मामले की तफ्तीश करती रही। और अब ये पता चला है कि इस मामले में पुलिस ने 3 शूटर्स को अरेस्ट किया है। सवाल यह है कि इस मामले का मास्टरमाइंड कौन है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस आखिर इन शूटर्स तक कैसे पहुंची। आमतौर पर आपने देखा होगा या सुना होगा कि पुलिस जो है गाड़ी के नंबर को ट्रैक करती हुई शूटर्स तक या गुनहगारों तक पहुंच जाती है। रजिस्ट्रेशन नंबर से गाड़ी के मालिक का पता चल जाता है, जिस गाड़ी का इस्तेमाल होता है उसके मालिक से पूछताछ होती है और फिर तफ्तीश आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत या सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जिन गाड़ियों का शूटर्स ने इस्तेमाल किया था, उन सारी की सारी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स जो हैं वो फेक थे, नकली थे। बल्कि इनमें एक तो 4 व्हीलर था निसान माइक्रा और बाकी 2 2 व्हीलर्स थे, और तीनों के ही नंबर प्लेट जो है वो नकली थे, बनावटी थे। इसके बावजूद पुलिस ने इस केस को अभी पार्शियली सॉल्व कर लिया है। 3 शूटर्स तक पुलिस पहुंच गई है। मुमकिन है कि जब इन शूटर्स से पूछताछ होगी, सख्ती से जब इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, तो ये लोग चंद्रनाथ रथ की हत्या के मास्टरमाइंड के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि नकली नंबर प्लेट होने के बावजूद पुलिस ने इस केस को कैसे सॉल्व किया। तो ये जानना अपने आप में बहुत अहम है, और एक आंखें खोलने वाली बात भी है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है और कैसे गुनहगारों तक पहुंचती है। एक बात कहते हैं ना कि क्राइम नेवर पेज। इस वाकये को, इस सच्ची घटना को सुनकर आपको भी इस बात का एहसास हो जाएगा। शूटर्स ने बड़ी चालाकी की थी, बड़ी लंबी तैयारी की थी, प्लानिंग की थी, नंबर प्लेट बदल दिए थे। यहाँ तक कि जो 4 व्हीलर कार निसान माइक्रा को इस वारदात में यूज़ किया गया, उसका चेसिस नंबर तक घिस दिया गया था, रब कर दिया गया था, जिससे कि गाड़ी के चेसिस नंबर से भी गाड़ी को आइडेंटिफाई न किया जा सके। इसके बावजूद पुलिस ने उस गाड़ी को न सिर्फ आइडेंटिफाई किया, बल्कि उस गाड़ी को इस्तेमाल करने वाले लोगों तक भी पुलिस पहुंच गई। ये करिश्मा कैसे हुआ, ये मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से आपको बता देता हूं कि चंद्रनाथ रथ की हत्या आखिर उस दिन कैसे हुई, क्योंकि ये जाने बगैर इसके आगे की तफ्तीश को समझ पाना शायद थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन चूंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस खबर को फॉलो किया होगा, तो मैं नटशल में बिल्कुल ये कहानी, ये सिलसिला आपको बताऊंगा। चंद्रनाथ रथ करीब 5 साल से शुभेंदु अधिकारी के साथ काम कर रहे थे और बिल्कुल साये की तरह उनके साथ रहते थे। और इलेक्शन अभी शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे थे, तो पूरा उनका जो इलेक्शन है, कैंपेन, उसको पूरा चंद्रनाथ रॉय ने ही मैनेज किया था। वो पश्चिम बंगाल में कोलकाता से थोड़ी दूरी पर एक जगह है मध्यम ग्राम, वहाँ रहते थे। और 6 मई बुधवार की रात को अपनी स्कॉर्पियो से वो अपने कुछ साथियों के साथ, ड्राइवर के साथ घर लौट रहे थे। रात को तकरीबन 10:30 बजे के आसपास कोलकाता से 20 किलोमीटर का सफर जब उन्होंने पूरा कर लिया था, तब बीच रास्ते पर एक निसान माइक्रा कार पीछे से आई, सिल्वर कलर की, और उस कार ने चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को ओवरटेक करके उनकी गाड़ी के सामने आड़े तिरछे तरीके से कार को लगा दिया। अब स्कॉर्पियो के सामने अगर कोई कार यूं आड़े तिरछे तरीके से आकर लग जाए, तो 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो उस कार को हिट करके आगे बढ़ना, या तो फिर कोई भी आदमी होगा, कोई भी ड्राइवर होगा, स्कॉर्पियो जो भी चला रहा होगा, वो रुक जाएगा कि भाई ये क्या मामला है, क्या विवाद है, देखते हैं, कुछ मामले को समझने की कोशिश करेगा। चंद्रनाथ रथ जिस स्कॉर्पियो में थे, उसके ड्राइवर ने भी कार रोक दी। इसके बाद हुआ ये कि पीछे से बाइक पर 2 लोग आए और उन 2 लोगों में से एक ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू की और एक ही असलहे से, एक ही हथियार से कम 10 राउंड फायरिंग की। ये जो 10 राउंड फायरिंग की गई, इसमें से 3 गोलियां चंद्रनाथ रथ को लगी, जबकि 1 या 2 गोली उनके पास बैठे जो ड्राइवर है बगल वाली सीट में, उनको भी लगी। इसके बाद निसान माइक्रा में जो एक शूटर बैठा हुआ था, जिसने ओवरटेक करके स्कॉर्पियो रुकवाई थी, उसमें जो शख्स, जो बंदा बैठा हुआ था, वो उस गाड़ी से नीचे उतरा और एक दूसरी बाइक पर बैठा, और उस बाइक में बैठकर 4 शूटर टोटल मौके पर आइडेंटिफाई किए गए, मतलब देखे गए, चेहरे से तो आइडेंटिफाई नहीं किए गए, वो वहां से भाग गए। यानी
इस घटनाक्रम को टोटल जो विजिबली लोगों ने देखा या समझा, 4 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया, जिसमें 3 लोग बाइक पर थे, यानी 2 बाइक पर 3 लोग सवार होकर पीछे पीछे आ रहे थे और एक निसान माइक्रा ड्राइव करता हुआ आ रहा था। निसान माइक्रा ने गाड़ी लगाकर स्कॉर्पियो को रोक दिया। एक बाइक पर जो 2 शूटर बैठे हुए थे उसमें से एक ने शूटिंग की, गोली चलाई, और एक बाइक पर जो एक शूटर बैठा हुआ था वो इंतजार कर रहा था कि निसान माइक्रा का ड्राइवर उसकी बाइक पर आकर बैठ जाए। शूटआउट की घटना हुई, निसान का ड्राइवर उसकी बाइक पर आकर बैठा और फिर दोनों बाइक लेकर शूटर वहां से आगे निकल कर फरार हो गए। निसान माइक्रा कार को वहीं छोड़ दिया। ये उस रात का घटनाक्रम है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। निसान माइक्रा कार को पुलिस रिकवर करके ले गई। मध्यमग्राम थाने में मामले की जांच शुरू हुई। ये जो 2 बाइक वहां से निकले थे जिसमें बैठकर शूटर फरार हुए थे, पुलिस ने उनकी भी तलाश शुरू की और वो दोनों बाइक कुछ किलोमीटर के फासले पर पुलिस ने उन्हें भी बरामद कर लिया। पुलिस ने अब ये जो 3 वाहन थे, एक कार और 2 बाइक्स, इनके नंबर प्लेट्स के जरिए पुलिस इनके मालिकों तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। पुलिस ने सबसे पहले निसान माइक्रा के नंबर प्लेट को ही स्कैन किया, पता किया कि भाई ये नंबर जो है, ये नंबर प्लेट जो है वो किसका है, इसका ओनर कौन है। तो पुलिस जब ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उस नंबर प्लेट के सहारे पुलिस सबसे पहले पहुंची सिलीगुड़ी, उत्तर बंगाल, और सिलीगुड़ी में विलियम्स जेम्स नाम के एक आदमी का पता चला जो कि निसान माइक्रा का मालिक था और ये नंबर प्लेट उसकी गाड़ी का था। अब पुलिस ने जब उससे पूछताछ की और कहा कि भाई तुम्हारी गाड़ी का इस्तेमाल करके वहाँ मर्डर हो गया मध्यमग्राम के पास, क्या मामला है, तुम्हारी गाड़ी किसके पास थी, कैसे मर्डर हुआ। तो उसने कहा कि नहीं साहब, मेरी गाड़ी तो मेरे पास में ही है और मेरी गाड़ी के नंबर प्लेट या मेरी गाड़ी का इस्तेमाल करके मर्डर कैसे हो सकता है। तो पुलिस ने कहा कि नहीं, तुम थाने आओ। तो वो विलियम जेम्स जो है वो थाने गए और इसके बाद पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने पूछा कि भाई तुम्हारी गाड़ी क्या तुमने किसी को दी थी या किसी को बेची थी। उसने कहा कि नहीं, मेरी गाड़ी कई दिनों से मेरे पास है और जबकि आप घटना बता रहे हैं 6 मई की रात की, गाड़ी मेरे पास ही थी और आप चाहे तो देख सकते हैं मेरे घर में अभी गाड़ी लगी हुई है। और पुलिस पहुंचती है और देखती है कि वाकई निसान माइक्रा जो है आइडेंटिकल कार वहां पर लगी हुई है और उसका नंबर भी वही है जिस नंबर प्लेट के साथ एक निसान माइक्रा पुलिस ने मध्यमग्राम में बरामद किया था जहां पर यह घटना हुई थी। बस दोनों कारों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि सिलीगुड़ी में जो असली कार थी जिसका नंबर प्लेट जेन्युइन था, जिसके ओनर से पुलिस बात कर रही थी, वो कार वाइट कलर की है और जिस सिल्वर कलर की निसान माइक्रा से का इस्तेमाल करके चंद्रनाथ रथ को शूट किया गया था वो कार जो है वो सिल्वर कलर की है। इतना ही फ़र्क है, बाकी नंबर भी दोनों कारों का बिल्कुल सेम टू सेम है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शूटर्स थे उन्होंने नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था और उन्होंने वाइट कलर की जो निसान माइक्रा है विलियम जेम्स की, उस नंबर को कहीं से उन लोगों ने पता किया, लिफ्ट किया और उसे सिल्वर कलर की उस निसान माइक्रा में लगा दिया, जिससे उन्होंने शूटआउट को अंजाम दिया। पुलिस ने विलियम जेम्स से यह भी पूछा कि भाई तुमने गाड़ी किसी को दी थी बेचने के लिए, किसी से कोई बात की थी, तुम्हारे नंबर प्लेट का उन शूटर्स को कैसे पता चला। तो विलियम जेम्स ने एक और अहम बात बताई। विलियम्स जेम्स ने यह बताया कि मैंने अपनी गाड़ी बेचने के लिए उसकी तस्वीरें OLX पर डाली थी कुछ रोज़ पहले। बहुत संभावना अब पुलिस को इस बात की लगने लगी कि OLX पर उस कार को जब डाला गया तो उस कार के नंबर प्लेट्स को शायद इस शूटआउट के इस पूरे रैकेट से, इस पूरे अपराध से जुड़े लोगों ने देखा होगा। चूंकि वो भी एक निसान कार है तो उस निसान के नंबर को इन शूटर्स ने पिक कर लिया होगा और एक फेक नंबर प्लेट बनाकर अपने सिल्वर कलर वाले निसान माइक्रा में उन्होंने लगाया होगा ताकि वो इस कार का इस्तेमाल करके शूटआउट को अंजाम दे सके। ये देखिए कितनी लंबी और गहरी तैयारी है। साथ ही जो निसान माइक्रा सिल्वर कलर की उन शूटर्स के पास थी उसके चेसिस नंबर को उन्होंने घिस दिया था ताकि पुलिस कभी भी उसके असली ओनर तक ना पहुंच सके। बाइक के साथ भी उन्होंने वही किया। दोनों बाइक में उन्होंने जिन नंबर्स का इस्तेमाल किया था वो फेक नंबर थे। अब कोलकाता पुलिस के पास ये बड़ी चुनौती थी, मध्यमग्राम पुलिस के पास, बल्कि मैं कहूँगा पश्चिम बंगाल पुलिस के पास, वो ये कि चंद्रनाथ रथ के शूटर्स के बारे में पुलिस जानकारी जुटाए तो कैसे जुटाए, क्योंकि कार तो उन्होंने छोड़ दी थी और बाइक भी उन्होंने छोड़ दी थी। तो बाइक पर सवार होकर जो 4 शूटर आए थे या देखे गए थे, वो 4 शूटर जहाँ पर भी उन्होंने बाइक छोड़ी उसके बाद वो कहाँ फरार हुए, कैसे फरार हुए। करोड़ों लोग हमारे इस देश में रहते हैं, इतनी आबादी है, इतने तरह की गाड़ियाँ चलती हैं, प्राइवेट कार, प्राइवेट मतलब 2 व्हीलर्स, इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवे, मेट्रो, किससे वो भागे, कैसे पुलिस पता लगा, ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम था। और यहीं से पुलिस को इस पूरे मामले में एक आइडिया मिला, एक क्लू मिला कि क्यों ना पुलिस इस मामले को रिवर्स
रूट मैप तैयार करे, रिवर्स सर्चिंग के सहारे सॉल्व करने की कोशिश करे। यानी पुलिस शूटआउट की घटना के बाद भागे हुए शूटरों का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पीछा करने की जगह पुलिस ने यह तय किया कि क्यों नहीं वो शूटआउट की घटना से पहले शूटर्स किस तरफ से आए थे, कहां से आए थे, ये पता करें और शूटरों तक पहुंचने की कोशिश करें। ये अपने आप में एक इनोवेटिव और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी पुलिस की। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस तरह की तफ्तीश नहीं हुई, पहले भी हुई, लेकिन यहां पर पुलिस ने इस मेथड को अपनाने का फैसला किया। इस बीच पुलिस अपने मुखबिरों के जरिए, अपने कनेक्शन के जरिए भी ये पता कर रही थी कि चंद्रनाथ रथ की हत्या में कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया और एक ही असलहे से इतने सारी फायरिंग की गई, वो ये इंडिकेट कर रहा था कि इसमें कोई हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन का, यानी बहुत अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल किया गया। मोस्ट प्रोबेबली ग्लॉक पिस्टल यूज हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि जब तक वो हथियार बरामद न हो तब तक सिर्फ गोलियों को देखकर ये कह पाना कि इसमें ग्लॉक पिस्टल यूज हुआ है, ये नामुमकिन सी बात है। लेकिन जिस तरह से रैंडम फायरिंग हुई ना, 4, 5 या 10 मान लीजिए, तो एक असलहे से अगर 10 गोलियां चल रही हैं ताबड़तोड़, तो आप समझिए कि वो कोई अत्याधुनिक हथियार ही होगा। देसी कट्टे से इतनी फायरिंग लगातार नॉनस्टॉप नहीं हो सकती है। तो इससे यह भी पता चलता है कि इस तरह का हथियार अगर कोई यूज कर रहा है, जो 3 गाड़ियां नंबर प्लेट, नकली नंबर प्लेट वाली लेकर आ रहा है, पीछा कर रहा है, लंबे समय तक कोलकाता से पीछे चल रहा है 20 किलोमीटर तक, तो इससे ये इंडिकेशन मिल रहा था कि इसके पीछे बहुत बड़ा कोई मास्टरमाइंड है जो लंबे समय से प्लानिंग करके सुपारी किलिंग करवा रहा है, यानी पैसा देकर हायर्ड किलर्स के जरिए चंद्रनाथ रथ को शूट करवा रहा है। ये बात पुलिस की तफ्तीश में साफ हो चुकी थी, पता चलने लगा था। अब पुलिस ने पता करना शुरू किया कि वो शूटर्स कौन हो सकते हैं। तो पुलिस को मुखबिरों के जरिए यह भी पता चला कि वो शूटर्स जो है उत्तर प्रदेश या बिहार के हो सकते हैं। इस तरह की जानकारी पुलिस को मिली। ऐसे में पुलिस ने पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाने वाली जो सड़कें हैं, उन सड़कों के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाने की शुरुआत की। शूटआउट का जो टाइम था वो पुलिस को और पूरी दुनिया को पहले से ही पता था। वो रात तकरीबन 10:30 बजे के आसपास की बात थी और तारीख थी 6 मई बुधवार की। तो अब 6 मई बुधवार की रात को 10, साढ़े 10 बजे अगर ये घटना हुई और शूटर्स अगर ये मान लेते हैं कि नॉनस्टॉप यूपी बिहार से चलकर आए थे और पीछा करके चंद्रनाथ रॉय का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचे थे, तो वो कितने घंटे पहले यूपी बिहार की तरफ से एंटर हुए होंगे पश्चिम बंगाल में, पुलिस को उस टाइम फ्रेम का भी एक रफ आइडिया मिल चुका था, एक अंदाजा पुलिस को मिल चुका था। इसी आधार पर पुलिस ने रिवर्स सर्चिंग की शुरुआत की। यानी पुलिस जो रूट मैप बना रही थी वो फॉरवर्ड रूट मैप नहीं था बल्कि बैकवर्ड रूट मैप था। पुलिस ने बॉर्डर्स के आसपास बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, उन बॉर्डर्स के आसपास जो चेक नाके हैं, जो टोल प्लाजा हैं, वहां पर पुलिस ने अपनी निगाह गड़ा दी। और इसी क्रम में पुलिस को हावड़ा के पास एक बाली टोल नाका है, उस बाली टोल नाका के बारे में पुलिस को जानकारी मिली। और पुलिस को जब पुलिस ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की स्कैनिंग शुरू की तो पुलिस को पता चल गया कि ये जो बाली टोल नाका है, इस बाली टोल नाके से सिल्वर कलर की वो निसान माइक्रा कार एंटर हुई है जिस कार में शूटर्स सवार थे। उसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल गया। ये अपने आप में एक बहुत अहम जानकारी थी, बहुत अहम लीड थी। रिवर्स सर्चिंग का ये कमाल बंगाल पुलिस के हाथ लगा। अब बंगाल पुलिस ने टोल नाका वालों से पूछा कि भाई ये कौन लोग थे, कैसे पता चलेगा, टोल का पेमेंट इसने फास्टैग से किया था या फिर किसी और तरीके से किया था। जहाँ तक मेरी जानकारी है 1 अप्रैल से टोल नाकों पर पेमेंट के तरीकों में एक तब्दीली हुई है। अब आप कैश के ज़रिए टोल नाकों पर पेमेंट नहीं कर सकते हैं। टोल नाकों पर पेमेंट अब सिर्फ 2 ही तरीके से हो सकता है, या तो फास्टैग के जरिए, आपके पास फास्टैग में पैसा हो वो डिडक्ट हो जाए और आप टोल नाके से आगे निकल जाए, और अगर आपका फास्टैग एक्टिव नहीं है तो आप यूपीआई के जरिए टोल दे सकते हैं और फिर वहाँ से आगे निकल सकते हैं। अब ये जो निसान माइक्रा है, इसके बारे में पुलिस को ये जानकारी मिली कि इन्होंने टोल नाके पर यूपीआई पेमेंट की थी। ऐसे भी अगर किसी कार का नंबर प्लेट ही फर्जी हो तो उसके पास फास्टैग होने का तो सवाल ही नहीं उठता, और अगर कोई फास्टैग होगा तो शायद किसी और नंबर का होगा। लेकिन यहाँ चूंकि कार चोरी की थी ऐसा माना जा रहा है, चेसिस नंबर भी घिस दिया था उन्होंने, तो उनके पास फास्टैग नहीं था। ऐसे में उनके पास दूसरा विकल्प क्या बचता था, यूपीआई के जरिए पेमेंट करने का। तो ये जो शूटर्स हैं, उन्होंने जब पश्चिम बंगाल में बाली टोल नाके से एंट्री की तो उन्होंने यूपीआई के जरिए टोल भरा। बस पश्चिम बंगाल पुलिस के लिए यह यूपीआई के जरिए टोल भरना एक बहुत बड़ा क्लू साबित हुआ। पुलिस ने इस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर किया। किस नंबर से वो यूपीआई कनेक्टेड था पुलिस ने ये पता किया। पुलिस ने ये भी पता किया कि जिस मोबाइल नंबर से वो यूपीआई कनेक्टेड था वो किस बैंक अकाउंट से कनेक्टेड था, पुलिस ने उसकी भी जानकारी जुटाई। और इस तरह से पुलिस ने बिहार के
बक्सर के रहने वाले 2 लड़कों के बारे में जानकारी जुटाई, जिसमें एक का नंबर है मयंक राज मिश्रा और दूसरा का नाम है विकी मौर्य। पुलिस ने इनको इंटरसेप्ट करने की शुरुआत चालू की और इसी के साथ पुलिस को एक और किरदार, एक और शख्स का भी पता चला जिसका नाम है राज सिंह। ये राज सिंह भी बक्सर में ही इन दिनों रह रहा था, लेकिन मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला था। पुलिस ने तीनों की पहचान कर ली यूपीआई नंबर्स के जरिए और फिर मयंक राज मिश्रा और विकी मौर्य को पुलिस ने बक्सर से उठाया और राज सिंह को पुलिस ने अयोध्या से पकड़ा। राज सिंह बलिया का रहने वाला है, वो सभासद का चुनाव लड़ना चाहता है। उसने पोस्टर वोस्टर भी बनवाए हैं बहुत सारे नेताओं के साथ और बाहुबलियों के साथ उसकी तस्वीरें हैं। उसे बड़ा शौक है कि वो बाहुबलियों का खासम खास बने, अपनी तस्वीरें खिंचवाए। उसने सोशल मीडिया पर अपनी जो रील्स डाली है बड़े बड़े नेताओं के साथ और मंत्रियों के साथ उसकी तस्वीरें हैं, ये इंडिकेट करता है कि उसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। इसके अलावा राज सिंह पर इल्ज़ाम यह भी है कि मर्डर के एक मामले में उस पर पहले भी आरोप लग चुके हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो वो सिर्फ पढ़ने लिखने वाला और अपने काम धंधे पर फोकस्ड रहने वाला कोई मामूली या सामान्य लड़का नहीं था, आम लड़का नहीं था, बल्कि उसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी जो दबंगई से, बाहुबलियों के साथ उनकी नज़दीकियों से होती हुई आगे बढ़ती थी। तो ऐसे में राज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब राज सिंह की माता, उनका नाम जामवंती देवी है, उनका ये कहना था कि मेरा बेटा 7 तारीख की सुबह 11 बजे मेरे साथ बलिया से लखनऊ के लिए चला था और वहाँ लखनऊ में एक एमएलसी की बेटी की शादी थी, उसमें वो शामिल हुआ था। इसके बाद हम लोग वहाँ से लौटे थे। बीच में एक दिन हम उत्तर प्रदेश के ही किछौड़ में रुके और उसके बाद हम अयोध्या में थे 9 तारीख को। हमने अयोध्या में 9 तारीख को जब भगवान श्री रामलला के दर्शन किए, उसके थोड़ी देर बाद राज सिंह को पुलिस ने, एसओजी ने, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसने उठा लिया और उसके बाद 10 तारीख को उसकी गिरफ्तारी दिखाई और 10 तारीख को ही उसे पश्चिम बंगाल पुलिस लेकर चली गई। तो उनकी माँ जामवंती देवी का ये कहना है कि जब उनका बेटा उनके साथ था तो फिर ये ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका बेटा उस शूटआउट में शामिल हो। उनका ये कहना है कि मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। अब पुलिस ने राज सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया है और जामवंती देवी न सिर्फ अपने बेटे की बेगुनाही में दलील दे रही है, बल्कि उनका ये कहना है कि कई जगहों पर सीसीटीवी फुटेज उनकी बेटे के भी होंगे जहां उन्होंने शादी में जाने से पहले खरीदारी की थी या शादी में शामिल हुए थे और लखनऊ गए, अयोध्या में आए, तो जगह जगह पर उनके सीसीटीवी फुटेज होंगे, उसको भी देखा जा सकता है जिससे उनके बेटे की बेगुनाही साबित होती है। अब पुलिस ने राज सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया है, राज सिंह के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है, उन्हें अदालत में पेश किया गया है, रिमांड पर लिया गया है और सीआईडी बंगाल अभी इनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन राज सिंह की एग्जैक्ट भूमिका इस शूटआउट में क्या है, ये पुलिस ने नहीं बताया है। मतलब अभी ये क्लियर नहीं है कि राज सिंह उन 4 लोगों में शामिल है या नहीं जो मौका वारदात पर मौजूद थे और जिन्होंने गोली चलाई या गोली चलाने में मदद की। हो सकता है कि इन 4 लोगों के अलावा इस मामले में कुछ और भी लोग शामिल हो। देखिए, और लोग तो होंगे ही, क्योंकि मास्टरमाइंड तो एक होगा ही, बीच में कुछ फैसिलिटेटर, जिसे लाइनर भी कहते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं जो शूटर्स के साथ मास्टरमाइंड का लाइनअप करवाते हैं। हो सकता है कि राज सिंह की भूमिका कुछ ऐसी हो कि वो फिजिकली वहां पर ना हो, लेकिन अपने ही घर से बैठकर या उत्तर प्रदेश या बक्सर से वो शूटर्स के साथ कोई लाइनअप कर रहा हो। अभी पुलिस ने राज सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया है, तो जाहिर है इसकी कोई ना कोई भूमिका इस मामले में जरूर है, लेकिन वो भूमिका क्या है ये अभी पुलिस को बताना है, यानी पुलिस के लिए बताना बाकी है। लेकिन अभी इस मामले में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर चंद्रनाथ रथ के कत्ल के मामले में मास्टरमाइंड कौन है। तो खैर, ये अब तक की तफ्तीश है और इस तफ्तीश में सबसे खास बात यह है कि एक नकली नंबर प्लेट के सहारे पुलिस इस मामले को सुलझाने के बेहद करीब पहुंच गई है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पुलिस ने इस केस को पार्शियली सॉल्व कर लिया है। मास्टरमाइंड तक जब पुलिस पहुंच जाएगी, जब पुलिस मोटिव के बारे में भी बता देगी, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये कत्ल जो है कैसे हुआ, इसकी पूरी साजिश कैसे रची गई। लेकिन अगर जो 3 लोग पकड़े गए हैं ये उस शूटआउट में एक्टिव तरीके से इन्वॉल्व थे, तो पुलिस के लिए आधा काम तो हो गया है। और यह आधा काम कैसे हुआ? सिर्फ एक नकली नंबर प्लेट के जरिए। आमतौर पर, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था, कि असली नंबर प्लेट से किसी केस को क्रैक कर देना ये तो एक बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन एक नकली नंबर प्लेट से, जिसमें सारे रास्ते तफ्तीश के बंद हो जाते हों, उस नकली नंबर प्लेट से भी किसी केस को सॉल्व कर देना, ऐसा आमतौर पर देखने को कम ही मिलता है। तो ये केस कुछ ऐसा ही है, यूनिक है और साथ ही ये एक डेवलपिंग स्टोरी भी है। तो मुझे लगा कि इस केस के बारे में मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम पर आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो मैंने प्रीवियस स्टोरी सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक शख्स ने, एक नौजवान ने एक लड़की का मर्डर प्लान किया, लेकिन लाश जिस चादर में लपेट कर फेंकी, उस चादर में जो टैग लगा हुआ था, उस टैग के जरिए पुलिस उस लड़के तक पहुंच गई जिसने कत्ल किया था।
क्या था वो मामला, अगर आप देखना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। उसी स्टोरी के दौरान हमने आपको ये भी बताया था कि एक ऐसा भी यूनिक मर्डर केस है मेरी जानकारी में या निगाहों में, जिसमें पुलिस को उस केस को सॉल्व करने में तकरीबन 34 से 35 साल लग गए। क्या आप उस केस को सुनना या जानना चाहते हैं? मैंने ऐसा पूछा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हाँ वो जानना चाहते हैं। मैं आज पूरी तैयारी से था कि वही क्राइम इन्वेस्टिगेशन की कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन चूंकि एक अनोखी कहानी बीच में मुझे पहले ही पता चल गई तो मुझे लगा कि आज मैं चंद्रनाथ रथ मर्डर केस की ये अपडेट स्टोरी, डेवलपिंग स्टोरी आप लोगों को बताऊं। तो इसी इरादे से मैंने आज ये कहानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की आप लोगों को बताई। आगे वो स्टोरी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को प्रॉमिस कर रखा है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन इस पेशकश को खत्म करने से पहले आइए जल्दी से कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स कम से कम पढ़ते हैं और कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है। प्रदीप भामदू जी ने कहा है कि बिल्कुल वो कहानी सुनना चाहेंगे, 35 साल बाद कुछ केस जो सॉल्व हुआ। जगदीश चांडेगड़ा जी का भी कमेंट है, हमारे रेगुलर लिसनर हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं। उन्होंने लिखा है भाई आपकी आवाज़ में वो जादू है जो श्रोताओं को बांध लेते हैं। माँ बाप, परिवार, समाज की मर्यादाओं को ताक पर रखकर गलत रास्ते पर जो लोग चलते हैं उसका अंजाम गलत ही होता है। ये कमेंट उन्होंने प्रीवियस स्टोरी पर किया है। और श्याम बहादुर गुप्ता जी ने कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि अपराधी कितना भी शातिर हो पाप कभी छुपता नहीं है। महिपाल सिंह का कमेंट है, क्रिमिनल्स ऑलवेज लेफ्ट एन एविडेंस आफ्टर एनी काइंड ऑफ प्लानिंग। इन्होंने जो बात कही है वो बात जो है आज की कहानी पर भी बिल्कुल सटीक साबित होती है। इसके अलावा मॉम जे के नाम से एक आईडी है और उन्होंने कहा है कि वो जो पुरानी स्टोरी मैंने बताई है आप लोगों को 35 साल के मर्डर वाली, वो मैं ज़रूर आप लोगों को सुनाऊँ, 35 साल बाद मर्डर के सॉल्व होने वाली स्टोरी। हर्ष हुरिया ने कमेंट किया है और कहा है कि हाँ हम वो कहानी सुनना चाहेंगे। परूप शिष्टा जी का कमेंट है, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम जर्मनी सर। ये यही कमेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच, और रेगुलर करते हैं। अनस प्ले टाइम के नाम से एक आईडी है और उन्होंने कहा है कि सर आपकी स्टोरीज़ काफ़ी अच्छी होती है, थैंक यू सर। इन्होंने कहा है भास्कर अरगड़े, आवाज़ है या जादू, श्रोता हुए बेकाबू, इन्होंने ऐसा लिखा है। क्या बात है, आपने तो बिल्कुल पंच लाइन लिख दिया है भास्कर जी, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा येस एक्साइटेड टू सी यू सून, कुलदीप भारद्वाज जी ने भी कमेंट किया है। संगीता मंधार का कमेंट है। सुप्रतिम जी, श्योरली योर voice is your USP, pure magic, your narration keep the audience totally involved. This reflects your genuine sincerity towards this program. Thank you very much इतनी हौसला अफजाई के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। पीके चंद्रा जी ने भी कमेंट किया है। ब्रिजेंद्र सिंह जी का कमेंट है, स्वागत आपका। रंजन डी कामले साहब का कमेंट है, उन्होंने उस कहानी के लिए फरमाइश की है। रूपा ठाकुर समथिंग के नाम से एक आईडी है, THA के बाद 6 लिखा हुआ है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि शायद ठाकुर ही होगा। इन्होंने भी उस नहीं मैं बिल्कुल गलत पढ़ा था, आई एम सॉरी। रेनू पाठक है, बताइए रेनू पाठक को मैं रूपा ठाकुर पढ़ रहा हूँ। तो एनीवे इन्होंने भी कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि 35 साल में जो मर्डर केस सॉल्व हुआ वो स्टोरी सुनना चाहती हैं। रविंद्र विरमानी समथिंग है, उन्होंने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा भावना बिष्ट का कमेंट है, प्रवीण सैनी जी का कमेंट है, सोलो सगीर 1, एलो मेलो 1 के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। कुलवंत सिंह जी हैं, किरणदीप सिंह का भी कमेंट है, स्वागत आपका। फैंटम समथिंग है, विनय कुमार तिवारी जी हैं। जॉन कोलांदे के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि भाई जी आपकी इंग्लिश मुझे बहुत कॉमेडी लगती है। देखिए बहुत ऑब्वियस है कि आपको कॉमेडी लगे, मैं कोई इंग्लिश मैन तो हूँ नहीं, और पैदाइश मेरी बिहार में है, पला बढ़ा मैं झारखंड में, खून मेरा बंगाली है और कर्मभूमि मेरी जो है आधा उत्तर भारत है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं तो 100% से भी ज़्यादा इंडियन हूँ। अंग्रेज़ी से देखा जाए तो दूर दूर तक वास्ता नहीं, इंग्लिश मीडियम में मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई, तो मेरी इंग्लिश अगर कॉमेडी लगती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। मुकेश यादव जी ने भी कमेंट किया है और इसके अलावा अमित जी ने कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि भाई आज आपसे नाराज़गी है, कल आप बिना पूर्व सूचना के छुट्टी ले लेते हो, ये देखकर बहुत बुरा लगता है। आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन बस अब क्या बताऊँ दोस्त। अब्दुल सलीम साहब ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। मधुर मिश्रा का भी कमेंट है, थैंक यू वेरी मच। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सबका नाम और कमेंट एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। आज की जो कहानी है उस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।